के सभी को गुड इवनिंग। सब लोग मिशन सीएपीएफ के मेंबर्स हैं तो जानते होंगे, बट आज हमारे साथ प्रसून सिंह कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, सो ही हैज सिक्योर्ड 149 रैंक इन सीएपीएफ एसी 2024 एंड अच्छी बात है। ही हिमसेल्फ रीच्ड आउट एंड उन्होंने कहा कि ही वांट्स टू यूज द टाइम प्रोडक्टिवली, जो अच्छी बात है बिकॉज जनरली व्हाट पीपल डू इज आफ्टर सिलेक्शन वो फुल एंजॉयमेंट मोड में चले जाते हैं। सो कोशिश ये करेंगे कि जो अभी तक हमारा चलता आ रहा है, अभी तक जो भी मतलब पर्सन को बताना चाहूंगा कि जो भी बीच में ज्वाइन हो रहा है, कंसिडर देम एज सीरियस एस्पिरेंट्स, क्योंकि जो सीरियस नहीं होते वो उस टाइम पे ज्वाइन करते नहीं है। सो यू कैन शेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस, जो भी उनका डाउट्स है जो तुम बताना चाहते हो, प्लस आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक बार एड्रेस कर लेना, उसके बाद आई विल एड्रेस सम क्वेश्चंस एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक ओवर। ठीक है, सो प्रसून यू मे कंटिन्यू। Okay, sir. So, sure, can I share my screen? यू कैन, मतलब हाँ, जैसा चाहो, यू आर फ्री, जैसा चाहो वैसे कंडक्ट कर लो। Okay, sir. स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? Yes, visible. Okay. So, welcome everyone. My name is Prasoon Singh, and I've recently cleared CAPF AC with rank 149, CDS with rank 76, and I have a experience of working as an ESG analyst also. Firstly, ये सेशन हिंदी में रखेंगे इंग्लिश में? कैन ऑडियंस टेल मी? मिक्स लैंग्वेज में रख लो, नो इश्यूज है ना। हम्म। तो मैं इस यहाँ पे आके मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, ये मैंने खुद से पूछा। एंड दीज आर द 5 टॉपिक्स दैट आई थिंक कि मैं यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। फर्स्टली, पेपर 1 स्ट्रेटेजी, जैसे कि आलोक ने जो पूछा, तो वो हम लोग सेशन में आगे डिस्कस करेंगे। पेपर 2 सेशन, राइटिंग गुड P2 आंसर्स, ये भी मैंने एक सैंपल लाया एंड आई विल टेल यू। उसके बाद आप लोगों का कोई भी पेपर 1 में अगर डाउट हो, तो दैट वी कैन टेक इन सम स्पेसिफिक सेशंस एंड आई कैन हेल्प विद द डाउट क्लियरिंग। अगर कोई कंटिन्यूसली पेपर 2 लिख रहा है, सो आई कैन ऑल्सो इवेल्युएट योर पेपर 2 एंड उसमें वैल्यू एडिशन क्या करना है, कैसे उसको और बेटर करना है, कैसे मोर मार्क्स फेच करना है, दैट वी कैन थिंक। एंड लास्टली इज द ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन P2 टॉपिक्स, एज इन कि क्या ज़्यादा चांसेस हैं आने के और किस कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सो बेसिकली एफिशिएंसी का एक मैं सैंपल ऐसे बना के लाया हूँ। आज इंटरनेशनल योगा डे था, तो उस हिसाब से तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की है कि अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक को कितने डायमेंशन में खोलना है। फर्स्टली स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री क्या थी, और आपको ये जो भी आपकी नॉलेज है ना, जैसे कि आपने जीएस पढ़ा है, तो आप एंशंट हिस्ट्री से उसको लिंक करिए। तो ऐसे कर करके देन कि व्हाट इज योगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बेनिफिट फिजिकल एंड मेंटल। उसके बाद वाई, तो वाई में सॉफ्ट पावर वाला एंगल जो है, इसको भी आपको एक्सप्लोर करना है। और फिर रेलेवेंस, कि इन वी टॉक अबाउट भारत एट द रेट 2047, डेवलप्ड नेशन की तरफ हम लोग को हमको ये ले जाने का एक जरिया है, क्योंकि इससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे करके जब आप एक वाइड हॉरिजन देते हैं एग्जामिनर को, तो आपको मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा बेटर फेच होता है। सेकेंडली, आलोक का जो क्वेश्चन था, आलोक आर यू देयर? हेलो आलोक। आलोक का थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है हर बार। सो आलोक, आप पूछ रहे थे हैंड राइटिंग के ऊपर। सो आप मेरी हैंड राइटिंग देख सकते हैं। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट यह है कि समझ में आती है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग ऐसी ही है तो काम चल जाएगा। हाउएवर, अगर आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है कि आप समझ नहीं पा रहे एग्जामिनर, तो वो एक दिक्कत है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से मेरे ऐसे लेटर हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। आप उन पे थोड़ा सा काम करिए और वो काम हो जाएगा। आपको एकदम अच्छी हैंड राइटिंग नहीं बनानी है, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है ये, बट लेजिबल होनी चाहिए एग्जामिनर को। तो आई थिंक वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, और मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। आप ये जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, आप ये लोग ये पढ़ सकते हैं राइट साइड पे। सर ओनली फर्स्ट स्लाइड विजिबल आई थिंक, बाकी दिख नहीं रहा है। हम्म। अब दिख रहा है सर? हाँ, सेकंड पेज है। आई थिंक यू वुड वांट टू गो टू थर्ड और फोर्थ पेज, एक बार और थर्ड स्लाइड पे जाना। सर ये विजिबल है अभी? हाँ, सेकंड पेज स्लाइड का है। आई थिंक यू वुड वांट टू गो टू थर्ड पेज, तो उसमें दिखेगा।
सर अभी व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल वाला दिख रहा है? हाँ हाँ, वही दिख रहा है एग्जैक्टली। ओके ओके ओके। ये आप लोग को अभी दिख रहा है पॉइंटर्स? हेलो सर। अभी जो स्लाइड दिख रही है व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल वाली स्लाइड है ये, ठीक है। ऐसा करते हैं, आई जस्ट शेयर दिस इन द ग्रुप। सर अभी शायद वो वाला आ गया, इंटरनेशनल योगा डे वाला जो मैंने लिखा था। हाँ एग्जैक्टली। हम्म, ठीक है। तो ये आप हैंडराइटिंग देख सकते हैं, अभी शायद हैंडराइटिंग दिख रही होगी मेरी। क्लियर है। हम्म, तो आलोक जी आप देख सकते हैं कि इतनी क्लियर तो मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, बट समझ में आ रहा है, लेजिबल है ये काफ़ी। तो इसी हैंडराइटिंग के साथ अगर आप लिखते हैं तो हो जाएगा काम। पर अगर लेजिबल नहीं है तो आप थोड़ा सा काम करिए, जो जो लेटर्स लेजिबल नहीं लग रहे हैं एग्जामिनर को, वो आप उस पर आप काम करिए। आप ऐसा हैंड कर राइटिंग सकते का वो टाइम कि सबको क्या करना चाहिए कि जैसे प्रश्न बता रहा था, अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने में आ जाती है, इट डजेंट मैटर कि बहुत अच्छा है या नहीं है, इट शुड बी क्लियर एंड लेजिबल, बस वो बात जरूरी है। किसी को ऐसा लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये लग रहा है कि योर हैंड राइटिंग इज नॉट दैट गुड, तो एटलीस्ट अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। स्पेसेस देके, गैप देके लिखो। जो वर्ड में आपको लगता है कि किसी को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, जनरली एन, एम, डब्ल्यू, इन सब में कंफ्यूजन होता है पढ़ने में, तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान देकर लिख लो और मेक श्योर कि वो जो भी आप बना रहे हो ऐसे लेटर्स, वो क्लियर है एग्जामिनर के लिए। तो चीज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग का कोई ऐसा डिस्टिंक्ट एडवांटेज नहीं है एग्जाम में। वेरी राइटली सेड बाय सर कि आपको बस लेजिबल लिखना है। और आप अगर आपको फिर भी इसके बाद भी डाउट है तो आप अपना एक कुछ राइटअप आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं वो देख के आपको बता दूंगा कि क्या है इसमें। और कुछ कुछ लेटर्स पे काम करना रहता है, जैसे कि सर ने बहुत बताया, एन, एम, वी, डब्ल्यू, ये सब में थोड़ा ये हो जाता है कि एक जैसे दिखने लगता है ज़्यादा स्पीड लिखने पे। तो उस पे एक एक लेटर पे आप काम करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। सो बाकी मैंने जो प्रेजेंटेशन थी शेयर कर दी है ग्रुप में, तो प्रश्न यू कैन मूव अहेड ना, इसमें पेज चेंज कर लेना इसमें। एक बार जैसे इसको कंप्लीट कर लो सो दैट आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो मैं थोड़े P1 के भी सैंपल क्वेश्चंस लाया हूँ कि जो आज का है थीम, उसके उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जैसे रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ देखते हैं, तो आपको सोचना है कि इससे मेरे पेपर के पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये आपका होगा PYQ एनालिसिस के बाद। क्या आप सबने PYQ एनालिसिस कर लिए? क्योंकि एग्जाम अभी 1 महीने दूर ही है सिर्फ। कोई ऑडियंस में से बताएगा मुझे? यस। हेलो। यस यस सर, बताओ, आ रही है आवाज। हाँ हाँ सर, पीवाईक्यू एनालिसिस हो गई है मोस्टली तो सारे टॉपिक्स की। तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको आपको समझ आता है कि यूपीएससी इसमें कैसे क्वेश्चन बना सकता है? हाँ सर, मतलब जैसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आया है तो उसके जो 4 ऑप्शन रहते हैं उसके अराउंड क्वेश्चंस कोशिश करता हूँ समझने की कि इसके अराउंड कैसे बन सकते हैं। कोई उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिसेंट चीज़ इनॉग्रेट मतलब स्कीम लॉन्च की है, या कोई इंटरनेशनल जैसे यूएन का कोई इंटरनेशनल ईयर, जैसे यूपीएससी सिविल्स में आया था इस बार कि इंटरनेशनल ईयर जो ग्लेशियर्स का और वो सारे जो ईयर्स होते हैं, तो उसके अराउंड ये सब देखता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही हमें ये करना है, मूव फॉरवर्ड करना है, क्योंकि क्या होता है कि ये मैक डेवलप करना ज़रूरी है कि क्या पूछेगा, क्योंकि वरना लिमिट कोई है नहीं। तो आई वुड से गुड, एंड ऐसे ही हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो लोगों ने PYQ एनालिसिस नहीं किया है, मैं आपको बोलूँगा कि आप PYQ एनालिसिस की तरफ बढ़ें अभी, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ 40-50 दिनों में है, राइट? तो PYQ एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी है इसमें। ये क्वेश्चंस जो मैं सैंपल लाया हूँ वो दिख रहा है अभी सैंपल? तो ये आप थोड़ा देख लीजिए, और ये लर्निंग्स जो मैंने लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं। गुड यार, अच्छे क्वेश्चन हैं। थीम क्या है, जनरली कोई भी चीज न्यूज में होती है तो उसके लिए कोई रिपोर्ट है तो उसका टॉपिक, कोई ऐसा इवेंट है तो उसकी थीम। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ योगा डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया।
तो ये भी चीज़ ऑब्वियसली हो जाती है, बिकॉज़ एक ऑफ़िशियल एंगल पता होना चाहिए कि ऑफ़िशियली चीज़ें कैसे हो रही हैं। जनरली तो सबको सोशल मीडिया देख के ये लगेगा कि मे बी पीएम खुद ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो यस। होता नहीं है वैसा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बेस्ट एक्सप्लेन्स द चॉइस ऑफ 21st जून फॉर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो अब देखो जो क्वेश्चन फ्रेम किया ना थर्ड वाला, ये अच्छा है बिकॉज़ ये बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बेस्ट एक्सप्लेन्स। तो ज़रूरी है कि जो सबसे एक्यूरेट हो, सारे ऑप्शंस करेक्ट हों, तो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ करके, एनालाइज़ करके यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। तो आप जनरली यही लगेगा कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, सब कुछ सही लगता है ऐसे केसेस में। बट जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है बेस्ट एक्सपीरियंस, तो उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड बस हम कंटिन्यू करना। तो देखिए ये तो मैंने एक सिर्फ सैंपल लाया है। तो ऐसे आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, आपको उस टॉपिक को खोलना है कि यार इससे क्या क्वेश्चन मुझे आ सकता है। कि चलो ठीक है, सब लोग तो योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ सीएपीएफ एस्पिरेंट, व्हाट शुड आई लुक फॉर, व्हाट इज द थीम। थीम कितने लोगों ने पढ़ी थी कि आज का थीम ये है? सौरभ भाई आपने? न्यूज़पेपर तो सब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? हैंड रेज़ करके कोई बताना क्या थीम थी? भाई जिसको थीम पता है रेज़ अ हैंड एंड बताओ। फिर आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मैंने। आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो थीम भी नहीं पढ़ी है। अशोक बताना। अशोक एंड हर्षवर्धन, कोई भी बताओ, दोनों ने हैंड रेज़ किया है। वन अर्थ वन हेल्थ, यस यही थीम गुड है। गुड। तो तो ये पॉइंट ये है, जो से प्रसून बता रहा था कि अपडेटेड रहो। यस कंटिन्यू करना प्रसून। तो मैं वही बोल रहा था, अब आपको अपडेटेड भी रहना है और प्लस ये देखना है कि क्या पर्सपेक्टिव है, किस पर्सपेक्टिव से मुझे चीज़ें देखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पीयर्स ने इसको राइट आंसर किया है। तो ऐसे ही सबको ये डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो यूपीएससी जो क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो ऐसे ही डिराइव्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि इंटरनेशनल योगा डे तो है, ठीक है, पर उसका थीम क्या है, और इससे भी एक लेवल ऊपर आ रहे हैं। तो फिर भी बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने रख दिया है। इससे भी थोड़ा 1 लेवल 2 लेवल ऊपर के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। आपने लास्ट ईयर वाला जो पेपर था वो आपने देखा होगा, इस बार की कट ऑफ 97 गई है। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है चीज़ें, तो आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा चीज़ों पे। जैसे कि तीनों चीज़ें मिलके यूपीएससी एक क्वेश्चन बना देगा स्टेटमेंट वाला। ठीक है प्रसून, एक बार लर्निंग्स बताना जो तुमने लास्ट हेडिंग है तुम्हारी, एक बार वो क्लियर करना सबको। हाँ, तो लर्निंग्स में ये बोलूँगा कि आप काफ़ी क्यूरियस रहिए, ऑब्जर्वेंट रहिए। जैसे कि क्यूरियस एज इन, जो मैंने आपको यही बताया कि अगर आज योगा डे है तो क्यों है, वो कौन और उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, आज का थीम क्या है, और योगा कैसे आ गया, कैसे आया। तो आप एंशंट हिस्ट्री में भी उसके बारे में पढ़ोगे, क्योंकि ये काफ़ी, मतलब योगा एक फिलोसॉफी भी है ना, एक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है। तो ये सब टॉपिक जो होते हैं फिर ये रिकरिंग टॉपिक्स हो जाते हैं, ये शायद यूपीएससी पूछ सकता है, और यूपीएससी ने पूछा भी है। फॉलो न्यूज ऑन सच इम्पोर्टेंट इश्यूज वेरी क्लोजली। तो जो ये सब है, जैसे G20 एक टॉपिक था, तो वो टॉपिक काफ़ी लंबा चला और काफ़ी सारे यूपीएससी एग्जाम्स में उसके ऊपर क्वेश्चन आया। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था रिसेंटली, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज हुई ना डिफेंस की। तो डिफेंस अब एक ऐसा टॉपिक है जिससे शायद आंसर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन बना था कि कौन सा इसमें से 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तो उस तरह का कोई क्वेश्चन सीएपीएफ में बन सकता है, बेस्ड ऑन इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी, या फिर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसा कुछ, या एयर डिफेंस सिस्टम्स पे। तो ये सब आपका दिमाग दौड़ना चाहिए कि यार क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, मतलब हमेशा क्यूरियस रहो। लास्टली, रिसर्च टूल्स जो है जैसे कि चैट जीपीटी, इसको आप यूज कर सकते हो एफिशिएंटली सारे टॉपिक्स को खोलने के लिए। जैसे जो मैंने ऑपरेशन सिंदूर वाला बताया, आप उसमें सिर्फ एक लाइन डालिए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज हुए थे, तो आपको सारी चीज़ें बता देगा। हाउएवर उस पर ओवर रिलाई नहीं करना है, खुद का नॉलेज जो है उसको फाउंडेशन बनाना है। जैसे पेपर 2 में बहुत सारे लोग उसी से ऐसे लिखवा लेते हैं, ये नहीं करना है, आपको खुद ऐसे लिखना है, उसको फिर रिफाइन करवाना है चैट जीपीटी से। तो एक जुडिशियस यूज करना है उसका। आज के लिए मेरे पास इतना ही था, बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं अब मैं उनको आंसर करूंगा।
तो बिफोर प्रसून तुम क्वेश्चंस लो, मतलब आई विल पुट सम क्वेश्चंस टू यू, जो एक थोड़ा सा तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। स्क्रीन शेयरिंग को क्लोज कर देना भी, ठीक है प्रसून? एंड सो जैसे कि प्रसून ने अपनी तरफ से बताया आपको कि किसी भी एक टॉपिक को कैसे अप्रोच करना है फ्रॉम बोथ द एंगल ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। सो मैं सबको यही बताता हूँ कि देखो, पेपर 1 पेपर 2 अलग नहीं है, आपका नॉलेज तो एक यूनिफाइड होल बॉडी ही है, ठीक है? सो उसमें से आपको कैसे सेम नॉलेज बेस का यूज करके हाउ टू सेलेक्ट थिंग्स फॉर पेपर 2, हाउ टू सेलेक्ट थिंग्स फॉर पेपर 1, इसमें ही वेरिएशन आता है। सो जो आप डेटा, जो आप फैक्ट्स, जो आप कोड्स यूज कर रहे हो, तो वो ये सब एक ही नॉलेज है। देयर इज नथिंग सेपरेट, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करना है चीज़ों का। सो प्रसून, मुझे ये बताना, जैसे अभी तो लॉट ऑफ टाइम हैज पास फॉर सीएपीएफ 2025, और केवल गिव और टेक 1.5 मंथ्स ही बचा हुआ है। सो हाउ शुड समवन यूटिलाइज दिस टाइम फॉर द स्ट्रेटजी ऑफ पेपर 1? इस टाइम पे किसी को क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए पेपर 1 के लिए? सर व्हाट आई वुड से, मैं ये बोलूँगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना चाहिए, और मॉक लगाने के बाद जहाँ पे उनको उनकी वीकनेस लगती है उसको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए वीकनेस को, और वीकनेस के ऊपर आप काम करिए, क्योंकि जो आपकी वीकनेस है वो आपको एग्जाम के दिन परेशान करेगी। तो जैसे कि सर मैं कॉमर्स स्टूडेंट था, जनरल साइंस मेरी एक वीकनेस थी, तो मैं जनरल साइंस पे ज़्यादा जोर लगाने लगा। जो अपना स्ट्रेंथ है वो तो अपने को लेके चलना ही है, जैसे इकोनॉमिक्स मेरा स्ट्रेंथ था, पॉलिटिकल साइंस मेरा स्ट्रेंथ था, बट जो वीकनेस है उसको छोड़ना नहीं है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको छोड़ देते हैं, उसकी वजह से एग्जाम में मार्क्स खराब हो जाते हैं। तो जो जो आप मॉक लगाइए, आपका जो भी है 2 दिन में एक मॉक या 3 दिन में एक फुल मॉक लगाइए, और उसको एनालाइज करिए, जो आपकी वीकनेस है आप उसको अच्छे से काम करिए उस पर। एग्जैक्टली। सो मैं जनरली ये एडवाइस करता हूँ लोगों को कि छोड़कर कुछ मत जाओ, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो एंड उससे कोई एक इजी क्वेश्चन आएगा तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरा रूल ऑफ थंब यही है, पढ़ के सब कुछ जाओ, डिफिकल्ट कहाँ से आता है, इजी कहाँ से आता है, ये हमें नहीं पता है। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसको लगता हो कि पॉलिटी उसका फोर्टे है, सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बट उस साल में पॉलिटी से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो तुम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। कंपेयर टू दैट कोई ऐसा है जिसने एक एवरेज लेवल पे हर चीज पढ़ी हुई है, कुछ छोड़ के नहीं गया है, तो एटलीस्ट जिस पोर्शन से भी इजी क्वेश्चन आते हैं, मे बी कोई ऐसा है जो मिडिवल हिस्ट्री छोड़ के जा रहा है एंड किसी साल मिडिवल हिस्ट्री से इजी 3 या 4 क्वेश्चन आ गए, तो वो वाला पोर्शन तुम सॉल्व कर ले जाओगे एंड दैट इज वेरी यस सर, नेसेसरी। तो सेम यस सर, चीज मैं है भी वही, कि हाँ सर, मेरा भी वही हाँ बोलने का बताओ। ये है कि सब कुछ करके जाना है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है कि ये मेरा स्ट्रांग नहीं है, ये मेरा वीकनेस है, ये वो जो है सबको लेके चलना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस वक्त क्या काम आएगा। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के गए, सर बता रहे हैं कि किसी साल एकदम डिफिकल्ट आ गया और जनरल साइंस ईजी आ गया, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको सब कुछ लेके चलना है। तो वही अप्रोच रहेगा। और सेकेंडली, पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जो अभी पेपर जिस तरह का आ रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखो, आई जस्ट ऐड समथिंग, जैसे लास्ट ईयर से तुम लोग अगर कंपैरिजन करोगे तो ट्रेंड पता है कैसा जा रहा है कि पीपल आर स्कोरिंग बेटर इन द इंटरव्यू, ठीक है? पेपर 1 में लोगों के मार्क्स गिरते जा रहे हैं एंड उसका एक मेन रीजन क्या है कि जो व्हाट आई हैव फेल्ट इज कि पीपल हैव सम प्री कंसीव्ड नोशन कि मुझे इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, यस एंड वो ओवर अटेम्प्ट के मे बी एक जो प्रीसेट तुम्हारे दिमाग में एक बन जाता है आइडिया कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इतना कट ऑफ जाएगा, सो डू नॉट गो विद एनी ऑफ दोज आइडियाज, ठीक है? किसी को नहीं पता पेपर कैसा आएगा, रिलाई ऑन योर प्रिपरेशन। जितना अच्छा प्रिपरेशन करोगे, जितना अच्छा तुम्हारा रिविजन रहेगा, जितना अच्छा तुमने चीजों को गो थ्रू किया हुआ है, तो एक एवरेज लेवल से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? तो वही वाली बात है, छोड़ के मत जाना कुछ भी। सेम जो प्रसून बता रहा है, सब कुछ पढ़ लो, वीकनेस सबको पता चल गई होंगी अभी अभी से सबको, बिकॉज पीवाईक्यू मार्क्स वगैरह दे दे के, तो उस पर वर्क करना है, ठीक है? सर। सर सो आई आलोक, गेस, हाँ बताओ प्रसून। आलोक जी का वो क्वेश्चन था कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, उस पर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। देखो ऐसा कोई एक मैजिक नंबर नहीं है कि मैं बोल दूंगा 100 क्वेश्चन तो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। आप मॉक हम्म लगाइए, और सबकी एक स्ट्रेटेजी होती है अपने एक्यूरेसी के हिसाब से। जैसे मेरी एक्यूरेसी जो थी वो 75 से लेके 80% के बीच में थी, तो मैं उस हिसाब से पेपर सॉल्व करता था, और स्पेशली पेपर के दिन पेपर कैसा गया ये उस पर डिपेंड करता है। पेपर डिफिकल्ट आ गया, आप बोल रहे हो कि मैं 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। सेकेंडली, आप मॉक लगाते रहो, आपको पता चलेगा कि मेरी एक्यूरेसी क्या बन रही है। मेरी एक दोस्त है जिसने ओनली 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट उनकी हम्म एक्यूरेसी काफी अच्छी थी, तो उनका क्लियर हो गया। तो ये एग्जैक्टली। पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है ये। तो अभी तक आई थिंक, क्योंकि बिकॉज मैंने भी पहले शेयर किया हुआ है, सबने अपनी स्ट्रेटजी बना ली होगी, एंड रिगार्डलेस ऑफ पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है,
वहां पे एग्जाम में तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हो, क्वेश्चंस को जज मत करो वहां पे बैठ के कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया है या इजी आया है, मेरे से तो केवल 80 क्वेश्चन हो पाए, मे बी आई शुड अटेम्प्ट 25 मोर क्वेश्चंस, इस टाइप से वहां मत सोचो। जो अपना स्ट्रेटजी बनाया है, रिलाई ऑन दैट, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड योर प्रिपरेशन इज, वो पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक अशोक वाज ट्राइंग टू से समथिंग। अशोक बताना। सर मैं ये पूछ रहा था, व्हाट शुड बी द प्लेटफॉर्म फॉर मॉक टेस्ट ऑफ सीएपीएफ? इस पे बताओ यार प्रश्न, मॉक टेस्ट कहाँ से लाए हैं? इस पे सर मुझे किसी भी कोचिंग का दिक्कत नाम लेना आती है। सही होगा यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये तो बहुत ही क्लोज ग्रुप टाइप का है, प्लस इतने ज्यादा व्यूज वगैरह कुछ होते नहीं, दिस इज फॉर ग्रुप रेफरेंस इटसेल्फ। बताना एक बार। पेपर 1 का आप लगा लीजिए CAPF AC मेंटर्स, एक है ग्रुप उसका, और पेपर 2 का आप लगा लीजिए स्टडी फंडा का। और अच्छे से आप जो पेपर 2 है वो आप खुद से भी पढ़िएगा, जैसे कि आज मैंने पेपर लिख दिया तो आप उसको 2 दिन बाद या 1 दिन बाद पढ़िएगा, डिफरेंट, जब आपका थोड़ा माइंड थोड़ा क्लियर होगा तो आप खुद पढ़ के उसको एवेल्युएट करिएगा, क्योंकि पेपर 2 का इवेल्युएशन खुद से जितना अच्छा होता है उतना कोई और कर नहीं पाएगा। तो ये बेसिकली करिए। बस अभी तक मैं इवेल्युएट कर रहा था। इनिशियली व्हाट आई वाज डूइंग वाज कि मैं हर 2 दिन में एक टॉपिक देता था, एंड लोग ऐसे लिख के देते थे। सो गोइंग बाय दैट स्टैंडर्ड एटलीस्ट 50 टॉपिक्स तो मैंने इवेल्युएट किए थे सबके। ओके सर। बट पास्ट 1.5 मंथ से क्या कर रहा हूँ कि मैं उनको वीकली प्रैक्टिस देता हूँ। सो दे आर लाइक 4 ऐसे टॉपिक्स, 2 एसेज एंड 4 ऐसे टॉपिक्स, 2 रिपोर्ट्स एंड 2 आर्ग्यूमेंट्स। अब इसमें दिक्कत क्या, मेरा वर्कलोड बहुत बढ़ गया है, हर वीक मेरे पास 300-350 पेजेस होते हैं चेक करने के लिए, तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। सो आई विल ट्राई कि प्रसून से भी थोड़ा सा एवेल्यूशन करवा लूंगा, एंड एटलीस्ट एक फीडबैक और भी आता रहे, बिकॉज आई थिंक वो एक चीज बंद हो गई है कि जैसे पहले सबको कंटिन्यूस फीडबैक मिल रहा था मेरी तरफ से ऐसे राइटिंग पे, बट अभी प्रोफेशनली प्लस इसका है थोड़ा, तो वी विल ट्राई कि एटलीस्ट कुछ इवेल्युएट करके हम 1-to-1 फीडबैक दे सकें। ठीक है प्रसून? यस सर। बाकी मैं कहना चाहूँगा सबको कि यार जितना जान है लगा दीजिए, आखिरी कुछ दिन है, बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, जब रिजल्ट आएगा काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। जितना है एफर्ट, जितना लगा सकते हो यार लगा दो, लास्ट 50-60 दिन है, कुछ भी नहीं रखा है, लगा दो। उसके बाद सीधे इंटरव्यू का इसमें कॉल आता है, फिजिकल वगैरह तो होता ही है, वो तो ठीक है। जैसे अभी आई विल आस्क अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो जैसे पेपर 1 का स्ट्रेटजी तुमने बताया सभी को, एंड आई फुल्ली अग्री विद दैट कि देखो ऐसे ही करना है पेपर 1 जो बताया प्रसून ने, सो यू शुड राइट दैट डाउन एंड वैसे ही अप्रोच करो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे ये बताना कि पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस टाइम पे, जैसे अराउंड 6 वीक्स बचे हुए हैं। सो गिवन दैट कि पेपर 2 का काफी सारा लोग तैयारी पहले से कर चुके हैं, काफी सारा ऐसे राइटिंग कर चुके हैं, एंड नॉलेज बेस भी बन चुका है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेपर 2 के लिए क्या अप्रोच रखे कोई? सर पेपर 2 के लिए मेरा जो अप्रोच था वो था कि पहले तो ग्रामर में मैंने 25 में से 25 लाए थे। वो मेरा ये था कि ग्रामर का करना है, तो ग्रामर में मैंने क्या किया, PYQ किया पहले, तो वो मेरे 25 या 23 मार्क्स मेरे हो गए श्योर शॉट। उसके बाद ऐसे पे आए, ऐसे और आर्गुमेंट पे, तो उसकी आप प्रैक्टिस करिए टाइम में लिखने की अब, क्योंकि नॉलेज जो बनाना था वो आपने बना लिया, अब इसको प्रैक्टिस की बारी है। तो पेपर 2 का आई थिंक 3 से 4-5 बार जितना हो सकता है पूरा पूरा लिख के आप टाइम में लाइए उसको, तो अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पढ़ाई तो जितना होना था अब हो चुका। तो सर मेरा ये रहेगा। एग्जैक्टली, ग्रामर के लिए तो पीवाईक्यूज रामबाण औषधि है, वही सब लोग पीवाईक्यूज लगाओ पिछले 10 साल 15 साल, एज मच एज यू कैन फाइंड, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैं क्या रिकमेंड करता हूँ प्रसून कि पीवाईक्यूज उठा लो, वहां से टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि ओके अभी तुम्हें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ना है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी एक बुक से या इंटरनेट से पढ़ के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उस पर लगा लो, यस सर, एंड यस सर, इतने मेरा से भी ही वही तैयारी अप्रोच था हो सर, जाता है ग्रामर का, है मेरा ना? भी वही अप्रोच था, वो मार्क्स छोड़ने नहीं है बिल्कुल, वो लो हैंगिंग फ्रूट है, उनको लेके चलना है। एग्जैक्टली। और एंड स्ट्रेटेजी व्हाट ऐसी अबाउट बनती है। ऐसे आर्गुमेंट प्रसून, उनको कैसे शेप अप करोगे इस टाइम पे? सर ऐसे आर्गुमेंट जो मैंने बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो मैंने बताया कि अलग अलग उसको पर्सपेक्टिव में खोलो, और ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगाना है, फिर आप लिखना चालू कर दीजिए, और टाइम लिमिट में लाने का ट्राई करिए, क्योंकि अब नॉलेज बेस तो आपका काफ़ी कुछ बन ही गया है, और हम लोग थोड़े और सेशन रखेंगे वैसे इस पे पेपर 2 पे। हाँ आज तो एक फ्रीविलिंग सेशन टाइप का, सो दैट एवरीवन गेट्स एन आइडिया कि तुमने बेसिकली कैसे किया था। सो पेपर 2 के लिए सबको पता चल गया हो कि ग्रामर में जैसे यार सबका क्वेश्चंस बाद में एड्रेस करेंगे, बिकॉज हुआ कि अभी मैसेजेस में चले जाएंगे, सो क्वेश्चंस में एड्रेस करूंगा, अभी तो जस्ट जो मेरे पॉइंटर्स है वो मैं एक बार प्रसून से क्लियर करवा रहा हूँ सबके।
सो बेसिकली पेपर 2 के लिए ग्रामर इज अ मस्ट। ग्रामर तैयार कर लो जितना हो सकता है, जितना अच्छे से हो जाए, जैसे पहले भी बताया हुआ है। ऐसे राइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट वगैरह के लिए कोशिश करो कि जो इंडिकेटिव टॉपिक्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स मेरी तरफ से आ ही रहे हैं। उसके अलावा भी समवन, जैसे अभी मैं देख रहा था ग्रुप्स में कुछ लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से टॉपिक्स, इस टाइप से करके ब्रेनस्टॉर्म करते रहो। बट मैं हमेशा यही बोलता हूँ सबको, देखो नो वन नोस कि क्या टॉपिक्स आएंगे पेपर 2 में ऐसे राइटिंग, कुछ भी आ सकता है। बट तुम्हारा किसी चीज का प्रैक्टिस होना चाहिए कि वो एक टाइम बाउंड मैनर में एक एवरेज क्वालिटी का ऐसे डिलीवर कर दो। यस सर। डोंट गो फॉर आउटस्टैंडिंग ऐसे, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, वो तुम्हारा एम भी नहीं है। तुम्हारा एम सिंपल सा है कि 20 मिनट्स के अंदर एक एवरेज क्वालिटी का ऐसे लिख के एग्जामिनर को दे दो। बिकॉज ऐसे बहुत अच्छा लिख के भी आओगे तो ऐसा नहीं कि वो 20 में 15 मार्क्स देगा, यस ठीक सर। है। और ऐसे बहुत एवरेज का भी लिख के आओगे तो भी ऐसा नहीं कि तुम्हें 20 में 2 मिलेंगे। अच्छा लिख के आओगे तो मे बी 10 मिल जाए, एवरेज लिख के आओगे तो 6 मिल जाए। इट वोंट मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन। बट अगर कोई चीज छूट जाएगी, वहां पे दिक्कत होगी। तो पेपर 2 में सब कुछ अटेम्प्ट करके आना है। एंड उसके लिए जरूरी क्या है कि एक टाइम बाउंड मैनर में तुम ऐसे लिख पाओ, ठीक है। एंड प्रसून, मुझे एक चीज ये भी बताना कि जैसे काफी लोग का पेपर 2 में ये डाउट रहता है कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए अटेम्प्ट करने का। हमारा क्या सीक्वेंस था पेपर 2 के लिए? सर मैंने पहले ग्रामर किया, फिर प्रेसिस किया, फिर मैं ऐसे पे आ गया, और ऐसे से फिर ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट ऐसे करके मैने कंप्लीट किया पेपर। ठीक है, फाइन, बट सर मतलब मैंने वही है। मैंने वहाँ पे जाके इनोवेट नहीं किया सर, मैंने उसकी काफ़ी प्रैक्टिस की थी घर से। एग्जैक्टली। हाँ, तो ऑब्वियसली इनोवेशन नहीं चाहिए। इनोवेशन जितना है तुम लोग अपने अपने जब रूम में हो तो वहां पे करो। एग्जाम हॉल में तो जो प्रैक्टिस किया है स्टिक विद दैट। तो जनरली जैसे प्रसून ने बताया कि पहले वो ग्रामर करके देन प्रेसी एंड देन ऐसे राइटिंग पे चला जाता था। बट थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया हुआ है। मैंने ये बोला है कि ऐसे राइटिंग को लास्ट में करना है, सो उसके पहले ही तुम ग्रामर कर लो, प्रेसी कर लो, कॉम्प्रिहेंशन कर लो, देन रिपोर्ट, देन आर्गुमेंट एंड देन ऐसे। बट इसमें ऑब्वियसली यू कैन मिक्स एंड मैच, बट जो एक जनरल आइडिया है वो सेम है कि पहले ऑब्जेक्टिव चीजों को निपटाना है जो कम टाइम में होती है, एंड देन स्पेयर द टाइम फॉर दोस थिंग्स विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बिकॉज ऐसे में व्हाट यू कैन डू इज कि अगर तुम्हारे पास टाइम कम बचा है तो यू कैन एडजस्ट द लेंथ ऑफ योर ऐसे। मे बी 300 की जगह 250 वर्ड्स ही लिख के आओ, बट लिख कर आओ। बट ग्रामर पोर्शन अगर लेटे से लास्ट के 5 मिनट्स बचे एंड होल ऑफ योर ग्रामर इज लेफ्ट, तो यू विल बी लेफ्ट विद सम क्वेश्चन जो तुम्हारे अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए। तो वो चीज उस सिचुएशन में नहीं फंसना है। तो ऑब्वियसली ग्रामर हमेशा पहले अटेम्प्ट करो, राइटली सेड। और रसून, जैसे तुमने 2 अटेम्प्ट्स में क्लियर किया था, सो आई वुड लाइक टू नो कि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में व्हाट चेंजेस डिड यू मेक? क्या तुमने चेंज किया था कुछ? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, पढ़ाई बहुत कर ली थी, प्रैक्टिस नहीं की थी। मॉक नहीं लगाए थे, ना पेपर 1 के ज़्यादा लगाए थे, ना पेपर 2 के ज़्यादा लगाए थे। इतना डिसिप्लिन नहीं था, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा पेपर 2 काफ़ी कुछ छूट गया था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फिर उससे सीख लेके मैंने इस बार पढ़ाई थोड़ी कम कर ली, बट प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा रखी। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हुआ, उसकी वजह से एक कंसिस्टेंट क्वालिटी बनी। ये नहीं कि वर्ल्ड क्लास ऐसे लिख दिया, बट एक कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड कंप्लीशन बिफोर टाइम, जिसकी वजह से अच्छा मार्क्स बने पेपर 2 में भी, और पेपर 1 में तो अच्छे बने ही, और फिर उससे वो निकल गया पेपर। गुड यार, अच्छा है, मतलब अच्छा लगा। एंड अभी कोई अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है प्रसून से 1 to 1, तो यार प्लीज पूछ लो। इसके जिसके मैसेजेस थे वो मैं रीड आउट कर दूंगा बाद में, बट समवन हु वांट्स टू कम ऑन माइक एंड आस्क, तो भाई पूछो अभी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने सीडीएस में भी क्लियर किया आपने फाइनली, तो सर आपने एसएसबी और सीईपी को मतलब प्रिपरेशन को मैनेज कैसे किया था दोनों? क्योंकि कई बार होता है कि जैसे मतलब एसएसबी 5-6 दिन चलता है, कई बार जैसे सिविल कॉन्फ्रेंस तक चल मतलब जा रहे हैं अपन तो दोनों को कैसे मैनेज किया था आपने मतलब? देखिए, वैसे तो मेरा ओवरलैपिंग नहीं था। मैंने सीडीएस देना बंद कर दिया था सीएपीएफ की प्रिपरेशन तक। जैसे मेरा सीएपीएफ का एग्ज़ाम हुआ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि इसमें मेरा रैंक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी टाइम मिलता है आपको फिजिकल और ये सब का। मैं तब गया एसएसबी के लिए, और तब जब मैं गया तो एक कॉन्फिडेंस भी था मेरे में, क्योंकि मुझे पता था कि यार एक जॉब तो आ रही है, समझ रहे हो, एक जगह से सीन क्लियर है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था उससे, और थोड़ा पढ़ाई का नॉलेज बेस भी अच्छा हो गया था, और वैसे करके निकल गया। तो अगर आपके अटेम्प्ट बाकी हैं तो मैं बोलूँगा कि आप सीएपीएफ पे फोकस करिए फिलहाल। सीएपीएफ आप दे दीजिए अगस्त में, उसके बाद आप जाइए सीडीएस की तरफ या एफकेट की तरफ। जनरली प्रसून, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, होता क्या है कि जैसे पीपल आर इन डबल माइंड। जैसे तुमने अच्छा बताया कि यू हैड द क्लैरिटी कि सीएपीएफ पर फोकस करना है। काफी सारे एस्पिरेंट्स ने हमारे ग्रुप में क्या किया हुआ है कि उनका सीएपीएफ का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा था,
बट बीच में एसएसबी देने चले जाते हैं। अब होता क्या है, एसएसबी भी क्लियर नहीं हुई, सीएपीएफ एसी का भी फ्लो टूट गया। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन रिकमेंडिंग थ्रू आउट कि भाई एक बार सीएपीएफ का एटलीस्ट रिटेन क्लियर कर लो, उसके बाद इतना ज्यादा टाइम रहेगा तुम्हारे पास, रिटेन अच्छा हो जाता है, सो दैट इज अ वेरी बिग मोरल बूस्टर। अगर तुम्हें पता चल गया है ना कि हाँ मेरा ये रिटेन निकल रहा है सीएपीएफ का एंड अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सो ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन योर फिजिकल एंड इंटरव्यू। उसके साथ साथ तुम एसएसबी का तैयारी कर सकते हो, बट अ वेरी फ्यू पीपल हैव एक्टेड ऑन दैट एडवाइस एंड लोग बिना बताए जाते रहते एसएसबी देने के लिए। सो पॉइंट क्या है यार, एक सीट कहीं तो पक्की करो अपनी, ठीक है, एक सर्विस पक्की कर लो, मे बी सीएपीएफ, मे बी सीडीएस। एक बार कहीं भी तुम्हें लगता है ना कि हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक ना, मतलब योर ब्रेन फंक्शंस ऑन अ डिफरेंट लेवल, तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस सर लाना जरूरी था, बट अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डिड वाज कि वो दोनों, मतलब दे ट्राइड टू, मतलब दो नाव में सवार होने का कोशिश करते रहे पूरे टाइम, एंड वो नुकसान करता प्लस सर क्या होता है, जैसे सीएपीएफ का पेपर निकल गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू है सीधा, है। फिजिकल होता है पर फिजिकल के बाद सीधा इंटरव्यू है। तो आप उसकी इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए और आप एसएसबी की इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए और आप जाके एसएसबी दे के आ जाइए। तो दैट इज अ बेटर एग्जैक्टली। टाइमलाइन, दैट इज अ बेटर टाइमलाइन टू गो फॉर एसएसबी। और आप मानेंगे नहीं, मेरे साथ इतने ज्यादा लड़के सीएपीएफ वाले सेलेक्ट हुए हैं जिनका सीएपीएफ था इंटरव्यू और वो एसएसबी में सेलेक्ट हो गए। भले सीएपीएफ में लास्ट में नाम नहीं आया पर एसएसबी में तो हो गए वो। तो वैसे करके आप अपना टाइमलाइन मैनेज करिए अगर आपके पास टाइम है तो। जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि आई मीन वो जो एक एग्जाम का पूरा प्रोसीजर है कि तुम रीडिंग करते हो, रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते हो, एंड देन यू गो थ्रू ऑल दिस स्टेजेस अगेन। तो अगर तुम बार बार अटेम्प्ट्स दे रहा है कोई भी, वो इस वाले फ्लो को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तुमने रीडिंग किया, रिवीजन किया, बट प्रैक्टिस नहीं किया और एसएसबी देने चले गए, अब तुम्हारा फ्लो टूट गया है। और फिर तुम एसएसबी से वापस आए, तुमने फिर रीडिंग किया, रिवीजन किया, अगेन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, फिर तुम सीएपीएफ देने चले गए। एटलीस्ट एक बार इस साइकिल को कंप्लीट कर लो एंड देन अपीयर इन दी अटेम्प्ट्स, ठीक है, तो बेटर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं सिलेक्शन के। ओके, सो किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है, 1 to 1 पूछो यार प्लीज। यस अशोक, पूछना। Yes, sir. I was asking that after being selected in both the services, CDS and CAPF, so where you are right now joining? यार ये अभी डिसाइड नहीं किया है मैंने, पर सीएपीएफ की तरफ ही जाऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा ओटीए का है। और वैसे ये कोई मतलब आप लोग के इसका क्वेश्चन नहीं है यार, आप लोग के इंटरेस्ट का, आप लोग फिलहाल एग्जाम की तैयारी करिए। प्रिपरेशन रिलेटेड पूछना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना? अरुणिमा तुम पूछना। Hello, sir. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल अरुणिमा, पूछना। Sir, कई बार ऐसा होता है कि when we are writing the essay or argument, few topics or few points that missed our mind or slip our mind that we remind of at the like in moment. तब टाइम नहीं होता या फिर स्कोप नहीं होता कि वो वैल्यूएबल चीजें ऐड करे। इस पर्टिकुलर चीज को कैसे हैंडल करें? ओके, तो आप वैसे तो ऐसा होगा ही, हमेशा होगा ऐसा कि आपको हमेशा लगा कि आई कुड हैव डन समथिंग मोर, तो आप उससे मूव ऑन करते जाइए, पर आप उसके बाद उस पर थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, तो अगली बार जब सेम टॉपिक पे आएगा तो आप ये मिस आउट नहीं करेंगे। और लिखने के पहले थोड़ा और अपने दिमाग को तेज चलाने की कोशिश करिए, 1 मिनट दीजिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, और 1 मिनट में जितना कुछ आप सोच सकते हैं उतना सोच लीजिए और बस उस पर आप रुक जाइए, उसके बाद लिखना चालू करिए। वेरी गुड प्रसून ने एकदम एकदम यू हैव हिट द नेल ऑन दिस वन। देखो मैं सबको ये बताता हूँ, एंड इवन प्रसून भी सेम रिकमेंड कर रहा है, एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट लेकर पहले ऐसे प्लान कर लो, ठीक है, एक अच्छा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, उसके बाद लिखना शुरू करो। एंड ये वाला जो अरुणिमा का डाउट है ना कि हम इसमें ये ऐड कर सकते थे, वो ऐड कर सकते थे, यार ये तो एग्जाम हॉल से आने के बाद भी सोचते रहेंगे लोग, ठीक है, 2 दिन बाद भी दिमाग में आता है, अरे यार उसमें ये लिख देता, उसमें वो लिख देता, ये वाला ऑप्शन क्यों टिक कर दिया। तो पॉइंट इज कि वंस यू हैव रिटन इट देन दैट्स डन, ज्यादा नहीं सोचना है, तुम उसमें बाद में ऐड करने मत लग जाओ, वो ओवर राइटिंग वगैरह करके। एक एवरेज क्वालिटी का ऐसे लिखना है, अच्छा लिख दिया है, ग्रामर एरर्स नहीं है, स्पेलिंग ठीक है, कुछ बड़े बड़े सॉलिड पॉइंट्स ऐड कर दिए, सो दैट्स इट, इतना ही चाहिए एग्जाम में, ठीक है। अर्जुन डिड यू गेट द पॉइंट जो प्रसून ने बताया है? Yes, yes. आप Thank इंटरव्यू you. में ओके जाएंगे, फाइन। इंटरव्यू में भी हमेशा लगेगा कि यार मैं ऐसे बोल देती वैसे बोल देती, तो ये तो हमेशा रहता है यार। एग्जैक्टली, हमेशा रहेगा ये।
इवन मुझे भी आज तक एक क्वेश्चन पे लगता है इंटरव्यू में कि मैं क्या बोल के आया था, वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे, आज भी मुझे थोड़ा सा फील होता है, ठीक है। इंटरव्यू में तो और ऐसा फील होता है, तो ऐसा मत हाँ सोचो। बहुत ज्यादा होता है, एग्जैक्टली। और किसी का है? हर्ष तुम पूछना यार, हैंड रेज किया हुआ है, बताओ। सर वो अर्डिनो वाला ही डाउट था वैसे तो, बट मुझे एक चीज याद आ गई कि एक टॉपिक मुझे मिला था, जैसे मॉडर्नाइजिंग कोड का, शायद आपने दिया था या कहीं से मैंने देखा था। तो मैंने उस पर ऐसे लिखा, तो बहुत ज्यादा कंटेंट मेरे पास नहीं था कि इनिशिएटिव क्या है सरकार के, गवर्नमेंट क्या स्कीम्स है टू मॉडर्नाइज द जुडिशरी सिस्टम। तो मैंने उस पर एक जनरल सा ऐसे लिखा, और मैंने कुछ सिविल सर्विस वाले एस्पिरेंट से चेक करवाया, तो उन्होंने बोला कि भाई लिखा तो तुमने ठीक है, बट तुमने लिम्स नहीं लिखा है, तुमने स्पेस नहीं लिखा है, ये सब तो मतलब बेसिक है। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर मतलब क्या देखूंगा फिर। तो कभी कभी सर किसी किसी टॉपिक पे ये लगता है कि ये तो मतलब बेसिक था जो लिखना ही था, वो चीज का रहता है कि मतलब कहाँ से ब्रेनस्टॉर्म करें, क्या करें कि भाई नहीं तो मतलब ये नहीं लिखा तो फिर। आप जो बोल रहे हैं कि बेसिक था जो मैंने मिस कर दिया, बेसिक आपके हिसाब से था कि उनके हिसाब से था? यही है सर, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, मेरे पास तो उनके तो उनके आपको हिसाब तो से जो शायद पता बेसिक होगा लिखा आप वही होगा। लिखेंगे ना यार। और जो मैंने पहले बोला था कि जो आप 2 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं उसमें आपको जितना पता है आप लिख तो उतना ही पाएंगे, तो आप उसके बाद अपनी नॉलेज अपडेट कर लीजिए। आपने उसके बाद अपनी नॉलेज अपडेट की? यस सर, मैंने उन इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ा था। अच्छा, तो आपने अगर उसका लिखा है तो आप मुझे भेज दीजिए इस कॉल के बाद। ओके। ठीक है, सेंड करना उसके टॉपिक पे जो तुमने फ्रेश ऐसे लिखा होगा, ठीक है। ओके सर। कोई कुछ नहीं आ रहा तो डिजेक्ट नहीं होना है यार, उसको बाद में पढ़ लेना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। प्रिपरेशन ऐसे ही होती है यार। किसी ने बोल दिया कि ये बेसिक आपने मिस कर दिया, वो बोलने दो, बोलते रहते हैं लोग। और ऑब्वियसली सर कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है यार। यस सर, और एक चीज और सर, जैसे हम थीम पे प्रिपरेशन करके जाते हैं, जैसे मैंने एग्रीकल्चर प्रिपेयर कर लिया या वुमेन पे प्रिपेयर कर लिया, या जो द हिंदू के कुछ टर्म्स चल रहे हैं वो प्रिपेयर कर लिया, बट अगर बाउंसर आ गया तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए? अगर मतलब जो यहाँ पे टर्म चलता है कि भाई बाउंसर टॉपिक्स यूपीएससी में कॉमन है, जैसे 2024 का पेपर था, तो मैं तो थीम पे प्रिपेयर करके गया था, वो मुझे तो मैंने मतलब जो सोच के थोड़ा बहुत ही लिखा है, तो मुझे देखो पता है कि मैंने ढंग से नहीं लिखा। देखो अगर आप ब्रॉड ब्रॉड थीम्स तैयार करके जाएंगे ना जो चल रहा है, तो आपसे मिस आउट नहीं होने वाला है। जित थोड़ा बहुत तो आप लिख के आ ही जाओगे। इस बार भी जो 2024 में आया था, एक एनवायरनमेंट पे आया था, ऐसे कर करके आए थे ना सारे, एक एजुकेशन पे आया था, यस तो सर। आप लिख दोगे वो। और अगर आपके लिए बाउंसर है तो किसी और के लिए, सबके लिए वो बाउंसर ही है यार। पेपर 2 इस बार सही में डिफिकल्ट ही था सबके लिए। एंड उसमें भी आई वुड लाइक टू एड प्रसून, आई थिंक 2 टॉपिक्स ऐसे थे जो शायद ट्राइबल्स पर ही थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस यस वाज यस इट? यस सर। तो देखो, यस। यस सर। मैं सबको यही बोलता आ रहा हूँ कि देखो पेपर 2 के लिए आपको एक्सेप्शनल नॉलेज नहीं चाहिए, योर बेसिक शुड बी स्ट्रांग। अब बेसिक्स में तुम्हारा एनसीईआरटी आता है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, यही सब है। तो अब किसी ने अगर मान लो एनसीईआरटी का ओल्ड हिस्ट्री, न्यू हिस्ट्री पढ़ा हुआ है यार, न्यू थीम्स इन एनसी, वो जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसमें तो एक चैप्टर ही पूरा ट्राइबल की स्ट्रगल्स पे दिया हुआ है। तो अगर किसी ने वो ढंग से पढ़ा होता तो तुम एक क्वेश्चन उसमें से कर सकते थे। एंड काफी लोग वो टॉपिक्स नहीं कर पाए थे, बिकॉज व्हाट यू ट्राई टू डू इज, अधिकतर लोग यही पूछते हैं सर टॉपिक्स क्या है, टॉपिक्स क्या है। भाई देखो टॉपिक सबको पता है न्यूज में क्या चल रहा है, डिफरेंस कहाँ पे आता है, नंबर 1 कितने लोगों ने उस टॉपिक को देख के खुद से चीजें सर्च करके खुद से न्यूज़पेपर में ध्यान देके पढ़ा हुआ है। एक तो डिफरेंस मेकर यहाँ पे आता है। सेकेंड डिफरेंस मेकर इन पेपर 2 इसकी कितने लोगों ने स्टैटिक पोर्शन पे ऐसे राइटिंग किया हुआ है, स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से गो थ्रू किया हुआ है। बिकॉज होता क्या है, कोई भी टॉपिक आउट ऑफ नोवेयर अपीयर नहीं हो जाता है। अभी जैसे सबको पता है इजराइल ईरान चल रहा है, कितने लोगों ने ईरान का हिस्ट्री पढ़ा है अभी, कि ईरान में आफ्टर लेटर से 1950s क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कितने लोगों ने पढ़े हैं? आई नो कि काफी लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, बिकॉज वो हैबिट ही है कि कहीं से मिल जाए, कोई राइट अप दे दे, भाई इसके भरोसे नहीं बैठना है। खुद से सर्च करो, खुद को, जो प्रसून बोल रहा था इनफैक्ट अभी, क्यूरियस रहना है, आपको पता होना चाहिए कि अगर अभी आयतुल्लाह वहां पर है, उसकी रिजीम चली, तो ये कैसे आ गया यहाँ पे, पहले ईरान कैसा था, अभी कैसा हो गया, ये इसराइल से क्यों पंगा हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें खुद को आपको करना पड़ेगा, एंड यही से डिफरेंस आता है बोथ इन पेपर 2 एज वेल एज इंटरव्यू। ठीक है, मैं इसमें सौरभ तुम एक पूछना चीज बोलना तुम्हारा। चाहूंगा। हाँ बताना प्रसून। जैसा सर बोल रहे हैं ना कि जो पेपर 1 का नॉलेज है आपको वो अप्लाई करना है पेपर 2 में भी, आपको नॉलेज रिसाइकल करनी है।
कोई नई नॉलेज नहीं आएगी आपके पास। जैसे जो आज मैं एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक तैयार करके आया था, ये योगा वाला, योगा वर्ल्ड योगा डे, तो मैंने उसमें बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री से जो योगा फिलॉसफी है उसके बारे में भी आप कुछ लिख सकते हैं। फिर सोसाइटी में जो सोसाइटी के प्रॉब्लम चल रही है, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ये सब, तो सोसाइटी वाला टॉपिक जो है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ऐसे कर करके आपको हर वो भी अपने नॉलेज पेपर 1 के लिए जुटाई है, उसको आपको कोलेट करके लिखना है पेपर 2 में। तो वैसे सौरभ आप तुम पूछो। कोई आंसर नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन था कि मंथली मैगजीन्स जो विजन की आती हैं उनको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा बल्की मतलब मटेरियल समझ में आ रही है, क्या छोड़े क्या रिवाइज करे तो बहुत ज़्यादा बल्की हो जाता है, तो मतलब वो आपने कैसे किया था? मैंने तो मंथली मैगजीन नहीं की थी। अच्छा, करंट अफेयर्स प्रश्न बताना, तुमने करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया था? फर्स्टली देखिए, मेरा हैबिट था रोज न्यूज़पेपर पढ़ने का। तो अगर आपने रोज न्यूज़पेपर फॉलो किया है तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। हाउएवर अगर आपने नहीं किया है तो मैं अब बोलूँगा कि अब आप मंथली मैगजीन मत रिवाइज करने जाइए, काफ़ी बल्कि हो जाएगा वो। आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज में एक करंट अफेयर्स वाला टेस्ट आता है, तो आप वो टेस्ट लगा लीजिए। आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे पर आपको पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक चल रहा है। फिर आप उसी टेस्ट सीरीज से आप पढ़ना चालू कर दीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लीजिए। समझ रहे हैं आप? जो एक स्पेसिफिक करंट अफेयर्स वाली जो आती है आप वो लगाते रहिए, 2-3 आप लगा लीजिए, तो आपके पास 300-400 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आप रिवर्स इंजीनियर करिए कि कौन से टॉपिक चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप पढ़िए। आइडियली तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए था, पर अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लास्ट मिनट में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली। सो देखो, न्यूज़पेपर से होता क्या है कि जैसे प्रसून ने बोला कि उसने रेगुलर न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं। न्यूज़पेपर से सबसे बड़ा फायदा क्या है, बिकॉज एक ही चीज आपके आंखों के सामने से 10 12 50 बार जाती है। क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल ईरान केवल एक बार मेंशन हुआ, वो सेम एरियाज, वो सेम पर्सन्स, वो सेम इश्यूज बार बार आते रहते हैं। सो इट वर्क्स एज बोथ, रीडिंग प्लस रिवीजन वाला काम न्यूज़पेपर से ही होता रहता है। तो मैंने जैसे बताया हुआ है पहले ही कि न्यूज़पेपर्स को पढ़ते रहो रेगुलर, प्लस विजन है इसका मंथली मैगजीन। तो जैसे सौरभ कह रहे हैं बहुत बल्कि हो जाता है, तो यार देखो, बल्कि तो पूरा प्रिपरेशन ही बल्कि है, एंड पीपल हु आर एबल टू डील विद इट उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है। सो कोशिश ये करना था, जैसे मैंने बताया कि जब फर्स्ट रीडिंग दे रहे हो उसी में मार्क करते चलो क्या जरूरी है क्या जरूरी है। सेकेंड रिवीजन जब करोगे तो जस्ट गो थ्रू दोज थिंग्स जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो तुमने मार्क किया हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम होपिंग कि लोगों ने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे। जिसने नहीं पढ़ा है वो, जैसे प्रसून ने बताया कि जस्ट अटेम्प्ट मॉक्स ऑफ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस, उनका मॉक्स कर लो। वहां से विल गेट द टॉपिक्स एंड विल हैव द ऑप्शंस, तो वहां से तैयारी करनी है। ऑब्वियसली किसी ने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली फायदा नहीं है, मंथली मैगजीन का भी फायदा नहीं होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है। एविक केस की एक मैगजीन आती है छोटी सी, एकदम एंड में, 15-20 दिन में, वो पढ़ लेना, उससे 1-2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, गुड यार। और किसी को कोई डाउट है पूछो। फिर एक छोटी सी डाउट थी, आपने पेन कौन सी यूज करी थी? पिन आई नो पॉइंट दिस इज पर्सनलाइज्ड बट ठीक है, पिन पॉइंट यूज की थी मैंने, बट वो काफी ज्यादा मैंने मतलब ये किया था, क्या बोलते हैं उसको, काफी सारी पेन ट्राई की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद मेरी वो जमी थी, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग काफी बुरी थी। तो 0.6 mm की एक पिन पॉइंट आती है SLO की, मुझे वो जमी थी काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद। जनरली देखो, पेन में भी अलग अलग होता है सबका, सो आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अभी जो प्रैक्टिसेस आ रही हैं उसमें कोशिश करते रहना। V5 अच्छा पेन है बिकॉज फ्लूइड, मतलब देखो अगर बॉल पेन यूज करोगे तो उसमें थोड़ा सा हाथ से प्रेशर लगाना पड़ता है लिखने के लिए, तो उसमें होता क्या कि योर रिस्ट विल गेट टायर्ड सून। तो अगर फ्लूइड इंक वाला यूज कर रहे हो तो V5 इज अ गुड ऑप्शन। किसी को और कोई पेन लग रहा है तो वो यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि इसमें फ्लिप फ्लॉप नहीं करते रहना है कि ये पेन कर लिया फिर वो पेन कर लिया फिर ये पेन कर लिया। जस्ट स्टिक विद वन पेन, उसी का प्रैक्टिस डेवलप करो। किसी को पाम में स्वेटिंग हो सकती है ज्यादा लिखते टाइम, तो कोशिश करो कि जिस पेन में थोड़ा सा ग्रिप रहता है आगे उसको यूज कर लो, बट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट दिस योरसेल्फ। ठीक है, अभी कि आप कौन लोग सा पेन पेन। वेन तो आप डिसाइड कर लीजिए, और उससे पेपर 2 की राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ये टाइम थोड़ा अभी क्लोज आ रहा है एग्जाम का। और किसी का कोई डाउट है प्लीज पूछ लो भाई, मैसेज में टाइप कर दो।
हर्षल पाटिल कह रहा था प्रसून कि अगर पेपर 2 के राइट अप हैं तो उनको शेयर कर देना, तो ग्रुप में अगर जैसे मैं तुम्हारे अपने पास। मॉक टेस्ट शेयर कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल शेयर कर देना, ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट है जो जानना चाहता है यार, प्लीज पूछ लो अभी। ठीक है, आई गेस तो कोई नहीं पूछ रहा है। सो प्रसून, एक जैसे जाते जाते आई वुड जस्ट आस्क यू वन थिंग कि जैसे काफी सारे लोगों को क्या होता है कि एक फोबिया हो जाता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, भले उनका तैयारी अच्छा चल रहा हो, भले उन्हें चीजें की हुई हो, बट एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है कुछ लोगों के अंदर कि क्या मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा तो नहीं हो पाएगा। सो आई वुड जस्ट लाइक टू नो दिस कि बिकॉज जनरली लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर प्रिपेयरिंग समवेयर ऑनलाइन, कई लोग अपने घर पे होते हैं, एक पीयर ग्रुप नहीं मिल पाता है। एंड जैसे हमारा ग्रुप है उसमें हमने कोशिश किया है कि एक पीयर ग्रुप बन जाए, बट उसके बाद भी पीपल आर नॉट मेंशनिंग इट, बट काफी लोगों को ऐसा कुछ तो सेल्फ डाउट आने लग गया होगा। कितने लोग एक बार हैंड रेस करो अपने जिनको सेल्फ डाउट्स आने लग गए हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। गुड, सौरभ ने हैंड रेस किया, हर्षल, सूरज, अभिलाष, अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव दिस सेल्फ डाउट। सो व्हाट इज योर एंटीडोट टू दिस टेंडेंसी कि सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए? देखो गाइस, ये नॉर्मल है सेल्फ डाउट वाला चीज, पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि माइंडसेट सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उस दिन माइंडसेट काफी ज्यादा काम आता है। तो मैं बोलूंगा कि पढ़ाई थोड़ा कम कर लो, वॉक वगैरह कर लो, थोड़ा आप लोग रिलैक्स करो, गाने सुनो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, बट वो आपको माइंडसेट में रहना है कि उस दिन जाके मुझे परफॉर्म करना है, एंड आई विल डू इट। क्योंकि अगर आप अभी आप सोचो, जब आपको जॉब मिल जाती है, आप जब असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, प्रेशर इससे भी ज्यादा होगा जॉब का। बहुत सारी चीजें होंगी, मिशन होंगे, डिलीवर करना होगा। तो ये तो सिर्फ एक भाग है लाइफ का। तो आपको जो भी आपको पसंद है आप करिए, म्यूजिक व्यूजिक वॉक वगैरह, तो आप ऐसे करके अपना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। बाकी टेंशन नहीं लेना है, अपने अपने खुद पे बिलीफ रखना है, क्योंकि ये नॉर्मल है फीलिंग, जाके डिलीवर करना है आपको। बस इतना ही कहूँगा। एग्जैक्टली तो देखो यार, सभी को मैं भी इस पे बताना चाहूंगा यार, अशोक इसको हम बाद में एड्रेस करेंगे, ठीक है। देखो, अभी तक जो एक मेजर चंक था आपकी तैयारी का, एक मेजर टाइम का पोर्शन वो जा चुका है, ठीक है। अभी यू आर लेफ्ट विद बेयरली 6 वीक्स ऑफ टाइम इन योर हैंड्स। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना इफेक्टिवनेस ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहे हो। वो वाला टाइम जा चुका है जब आप दिन में 12 12 16 16 घंटे पढ़ के आप क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो एफिशिएंसी पर होना चाहिए, ठीक है। कि भले ही आप 6 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, बट जो आपका एक माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आप फोकस्ड रह के जो कोर पोर्शंस हैं आपकी तैयारी के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो कि रिवीजन है, मॉक्स अटेम्प्ट करना है, पेपर 2 का प्रैक्टिस है, इस पे आप डिलीवर कर पा रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जरूरी है। सो भले ही आप दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पहले पढ़ पा रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, उस पर इतना ऑब्सेस नहीं करना है। सो जो अभी बताया था प्रसन्न, वॉट एवर मोटिवेट्स यू, ठीक है। अभी तो जो दिल्ली में है भाई वेदर तो ये पता नहीं कातिल हो रखा था, यहाँ पे अभी थोड़ा सा ठीक है। गो फॉर अ वॉक, आपको मे बी म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनो। जब माइंड एक पॉजिटिव जोन में आ जाता है तब आपने थोड़ा सा एक मॉक टेस्ट लगा लिया, ऐसे राइटिंग कर ली, बट ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एज मच एज यू कैन। प्रेशर इज इनएविटेबल, थोड़ा सा एक प्रेशर अच्छा भी होता है परफॉर्मेंस के लिए, बट कोशिश ये करनी है कि जितना टाइम आप दे रहे हो स्टडीज को, दैट शुड बी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टाइम, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है। सो प्रसून, थैंक्स यार, अच्छा तूने काफी बढ़िया बताया, बिकॉज आई थिंक वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव अच्छा होता है। जैसे मॉक्स को लेकर, पेपर 2 का जो ओवरऑल अभी जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर, एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे करनी है, इन सब को लेकर काफी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। इवन आई वाज नॉट वेल वर्स्ड विद ऑल ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है। थैंक यू सो सर। सर किसी का हैंड रेस्ड है, तो इसको एड्रेस करेंगे। डाउट हम अगले बार लेते हैं, बिकॉज वो होता क्या है कि जब हम टाइम देते हैं तब लोगों के दिमाग में हाथ से नहीं है, वो बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। तो अभी तो बिकॉज पहला दिन है, आई जस्ट वांट कि यहाँ से जो की टेक अवेज हैं उस पर तुम लोग काम करो, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि जैसे अब प्रसून रहेगा हमारे साथ तो वी विल ट्राई कि उनसे जितना हम सीख सकें, जितने टेक अवेज ले सके उतने हम लेते हैं। एंड प्लीज यार एवरीवन, वर्क हार्ड। प्रसून भाई अभी ऑन अ नेक्स्ट लेवल उसका लाइफ चलेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के टाइम तो बाद में जो रगड़ा पट्टी होगी वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट तब तक तो सुपर पॉजिटिव रहेगा। सो आई वांट एवरीवन शुड हैव दिस फीलिंग कि सिलेक्शन के बाद, यस प्रसून एक बार बताना मुझे सिलेक्शन के बाद कैसा लगता है।
पहले एंड बाद का जो चेंज आता है वो जस्ट एवरीवन नो दैट। यार काफी काफी बढ़िया फील होता है, एंड स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो खुशी होती है दैट इज अनमैच्ड। एंड आई वुड से कि यार आप जितना भी एफर्ट डालोगे इट विल बी वर्थ इट जब आप देखोगे वो कि पेरेंट्स की खुशी आपके। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर दैट यू शुड वर्क फॉर। एग्जैक्टली तो यार आई वांट कि जितने भी लोग फायदा ले सकते हैं प्रसून से, प्रसून को मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया है। इफ प्रसून वुड वांट तो अगर यार तुम्हें दिक्कत नहीं पर्सनल मैसेजेस से तो यू पीपल कैन मैसेज हिम। उसका जितना फायदा ले सकते हो, जितना सीख सकते हो सीख लो, बिकॉज मैं तो हर हफ्ते आता हूँ अपना मुंह दिखाने तुम लोग को, मैं थक चुका हूँ सबकी शक्लें देख देख के। बट प्रसून इज अ फ्रेश यंग ब्लड इन आवर ग्रुप, तो उससे सीखो यार जितना हो सकता है। एंड ये वाला जो फेज है नेक्स्ट 6 वीक्स, इस पे जस्ट डू इट भाई, लग जाओ तैयारी पे। ओके, सो दैट्स इट, यहाँ पे एंड करते हैं। एंड डोंट वरी, हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से प्रश्न से सीखने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई कि थोड़ा सा इवेल्यूएशन में हेल्प लूँ, कुछ नया चीज़ लाते हैं, बिकॉज आज तो बस एक इंट्रोडक्शन टाइप पे रखा था मैंने। नो वी डिड नॉट गो अ लॉट ऑफ डीप इनटू द थिंग्स, बट आगे से हम थोड़ा सा कोशिश करें कि और एंगेज करें। ठीक है, सो थैंक यू यार प्रसून, अच्छा लगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सर। ओके यार, टेक केयर भाई सबको, बाय। थैंक यू सर।